अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रसूल एम की एक और वीडियो में खुशामदीद। और इस वीडियो में मैं ऑगस्टे कॉम्टे के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं वो 1798 में पैदा होते हैं और 1857 में जो है वो ऑगस्ट कॉम्टे की वफ़ात होती है। आपने सोशियोलॉजी की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ही ज़्यादा, और आपकी जो सोच थी या आपके जो आइडियाज़ थे, आपके जो पर्सपेक्टिव था, वो बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता था। इस वजह से आपको फादर ऑफ सोशियोलॉजी का टाइटल दिया गया था। कॉम्टे वाज बेसिकली द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द टर्म सोशियोलॉजी टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये करके उन्होंने एक सोशियोलॉजी को एक डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट बना दिया था और डिस्क्राइब कर दिया कि सोशियोलॉजी बेसिकली डिफरेंट है फ़िलासफ़ी से और साइकोलॉजी से। कॉम्टे से पहले जो ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव थे, ये समझ नहीं आता है कि इसको कहाँ पे रखा जाए। इसको फ़िलासफ़ी में रखा जाए, इसको साइकोलॉजी में रखा जाए, इसको इकोनॉमिक्स में रखा जाए, क्योंकि हर किसी के अपने अपने डिफरेंट आइडियाज़ थे जो कि डिफरेंट फील्ड्स में मिक्स हो जाते थे। कुछ आइडियाज़ थे जो कि साइकोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे, कुछ आइडियाज़ थे जो कि फ़िलोसॉफ़िकल अप्रोच रखते थे, कुछ आइडियाज़ थे जो कि एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखते थे। तो समझ नहीं थी आ रही है कि ये जो डिफरेंट डिस्टिंक्टिव आइडियाज़ हैं, ये कहाँ पर फॉल करते हैं। तो कॉम्टे ने ये सोचा कि ये सारी की सारी जो आइडियाज़ हैं, बेसिकली इनका एक अलग डिसिप्लिन होना चाहिए। और इस तरह कॉम्टे ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सोशियोलॉजी वर्ड को यूज़ किया और सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन डिक्लेयर किया, और तमाम के तमाम जो ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव थे, इनको एक इस साइंटिफिक डिसिप्लिन के अंदर इकट्ठा किया और इसका नाम आया सोशियोलॉजी। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कॉम्टे की अगर जो उसका सबसे बड़ा, वैसे तो कॉम्टे के बहुत ज़्यादा खिदमात हैं सोशियोलॉजी के लिए, लेकिन अगर हम कॉम्टे की थ्योरी की बात करें या कॉम्टे का जो मेजर वर्क है उसकी बात करें, तो कॉम्टे ने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया था। बेसिकली लॉ ऑफ 3 स्टेजेस जो है वो एक कॉम्टे की थ्योरी है, जिसमें कॉम्टे जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ह्यूमन थॉट की एवोल्यूशन कैसे हुई, यानी कि इंसान ने सोचना कैसे शुरू किया और इंसान की ये जो सोच डेवलप हो रही है, ये इसकी एवोल्यूशन हुई कैसे। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में सबसे पहला जो स्टेज है वो होता है थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज जो है ये अर्लीस्ट स्टेज कॉम्टे ने इसको डिक्लेयर किया कि ये बेसिकली ह्यूमन थॉट की डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेज है। इसमें इंसान की जो थॉट होती है वो डोमिनेट करती है रिलीजियस और सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन से, कि दुनिया जो है वो काम किस तरह कर रही है। वो सारी की सारी देखें, कोई भी चीज़ आपके सामने हो या कोई भी एक्शन या कोई भी काम आपके सामने हो जो कि आपकी समझ से बालातर हो, तो आप हमेशा उसको अटैच करते हैं या तो रिलीजियस बिलीफ से या किसी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन से। तो मैं आपको इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप किसी सड़क पर जा रहे हैं या जा रही हैं और अचानक से एक तेज़ हवा का झोंका लगे और आपको ऐसा फील हो कि आपके पास से कोई गुज़रा है, लेकिन एक्चुअली में आपके पास से कोई नहीं गुज़रा। तो सबसे पहली सोच आपके जहन में क्या आएगी? ऑलवेज़ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर। आप में से कोई हो सकता है कि इस तरह का ना भी सोचे, कोई इग्नोर कर दे, अपने मोबाइल के ध्यान में लगा है, उसे पता ही नहीं है कि असल में कोई शायद जिन भूत गुजर गया हो, लेकिन आप अपने मोबाइल में लगे, आपको पता ही कोई नहीं है। उन लोगों के को छोड़ के अगर हम एक इंसान की बात करें जो कि सुपरस्टिशियस हो जाएगा, तो वो सबसे पहले यही सोचेगा कि पता नहीं मेरे पास से कोई जिन या चुड़ैल तो नहीं गुजर गया, वो डर जाएगा।
ठीक है। तो कॉम्टे ये कहता है कि ह्यूमन थॉट की डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेज ये था कि थियोलॉजिकल स्टेज थी, जिसमें इंसान अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज़ को या तो रिलीजन से या किसी सुपर नेचुरल एंटिटी के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था। सूरज आसमान में नज़र आ रहा है, सूरज गरूब हो रहा है, चांद आ रहा है, चांद गरूब हो रहा है, सितारे रात को आ रहे हैं, दिन को गायब हो रहे हैं, बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। ये सारी के सारे जो फिनोमेना थे, इनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ये इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं थी हुई, इस पे डिस्कवरी नहीं थी हुई, तो लेकिन एक्सप्लेन तो करना था। तो लिहाजा इंसानों ने क्या चीज़ एक्सप्लेन की कि ये जी ये खुदा है, सूरज खुदा है, चाँद खुदा है, आसमान खुदा है, सितारे जो हैं ये हमारे मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स हैं, रूहें हैं जो कि हमें ऊपर से देख रही हैं, और बादल है, ये पौधे हैं, ये भी भगवान हैं, ये खुदा हैं, ये जानवर हैं, इनमें भी ये खुदा है, ऐसे है वैसे है। तो जिस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं थी, उस हर चीज़ को रिलीजन के साथ और सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस के साथ इंसान ने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, और ये हुई इस तरीके से ह्यूमन थॉट की सबसे पहली एवोल्यूशन। उसके बाद सेकंड स्टेप कॉम्टे ने जो एक्सप्लेन किया वो बताया उसने कि मेटाफिजिकल स्टेज वाज द सेकंड स्टेप, जिसको उसने इंटरमीडिएट स्टेज का नाम दिया। ठीक है, अब इस मेटाफिजिकल स्टेज के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंसान ने डेवलप की, ठीक है, और फंडामेंटल ट्रुथ्स के बारे में डिस्कशन करनी शुरू की। और ये काम शुरू होता है बेसिकली ग्रीक्स के एरा में, यानी कि अफलातून है, अरिस्टोटल हो गया, ये जो लोग थे, इन्होंने बेसिकली मेटाफिजिकल स्टेज को स्टार्ट किया। अच्छा, थियोलॉजिकल स्टेज जो है वो हमें जो है वो मेसोपोटामिया में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ओल्ड इजिप्शियन किंगडम वगैरह में हमें थियोलॉजिकल स्टेज की डेवलपमेंट हमें नज़र आती है ह्यूमन थॉट की। मेटाफिजिकल स्टेज को एसोसिएट किया जाता है ग्रीक्स के साथ, और ग्रीक्स के बाद फिर रोमन्स के साथ, जहाँ पर फंडामेंटल ट्रुथ्स की सर्च के लिए जो है वो फिलोसॉफिकल रीजनिंग का आगाज़ होता है, जिसमें अरिस्टोटल वगैरह हमारे पास कुछ थिंकर्स हैं जो कि आते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया एग्जिस्टेंस को कि यार तुम कह रहे हो कि ये खुदा का काम है, तो ये काम भी तो हो रहा है, तो अगर इसकी रीज़न फलां है तो उसकी रीज़न खुदा क्यों है। ठीक है, तो जो फ़िलोसॉफ़िकल रीजनिंग और ये जो फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट शुरू हुई, इस फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट ने ह्यूमन थॉट को नेक्स्ट स्टेप पर इवॉल्व किया, और इंसान जो है वो अब सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन से हट कर हर चीज़ के बारे में लॉजिक और रीज़न के ज़रिए थोड़ा सा सोचने लग पड़ा कि यार अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती है जो ये भाईजान मुझे बता रहे हैं, अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही है, क्योंकि ये फिनोमेना दूसरी जगह पर भी तो होता है, तो ये तो कॉमन सी बात है, ये तो नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है, इसके पीछे ये रीज़न लग रही है मुझे। यानी कि दिमाग का इस्तेमाल किया, अकल का इस्तेमाल किया, लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब लेट रोमन एरा से शुरू होता है, और उसके बाद इस्लामिक स्कॉलर्स और इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं, वहाँ से हमारे पास जो ह्यूमन थॉट की थर्ड और फाइनल अगर कॉम्टे ने जो डिस्कशन की, जिसको कहते हैं पॉजिटिव स्टेज, ये शुरू होता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव स्टेज में क्या होता है, कॉम्टे कहता है कि साइंटिफिक और एम्पिरिकल अप्रोच को पर लोगों ने वर्क करना शुरू किया। ठीक है, और हम ये सब जानते हैं कि शुरू में रोमन्स ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, और रोमन्स के बाद फिर जब इस्लाम डोमिनेटिंग रिलीजन दुनिया में होने लग पड़ा, तो इब्नुल हैशम वगैरह जो है, अबू अली सीना वगैरह, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर दिया साइंस की फ़ील्ड में, मैथ की फ़ील्ड में। अल-बेरूनी हो गया, इब्नुल हैशम हो गया, इन लोगों ने काम करना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन करनी शुरू की, एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू की, और यहाँ से पॉजिटिव स्टेज जो है वो ह्यूमन थॉट की शुरू होती है, कि जहाँ पर क्या हो रहा है, अब पहले एक फिनोमेना है,
जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही, तो उसको एक सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन देकर बात को उस फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया गया। वो हो गई थियोलॉजिकल स्टेज। फिर फिलोसफर ने सोचा कॉमन कॉमन सेंस से या अकल का काम इस्तेमाल करते हुए, रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए ये बात उस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो ये होगी मेटाफिज़िकल स्टेज। और फाइनली उस फिनोमेना को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए और साइंटिफिक रीजनिंग के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए प्रूव किया कि हाँ भाई ये बात एक्चुअली इस वजह से हो रहा है, ये फिनोमेना इस वजह से हो रहा है। तो उसको फिर डिक्लेयर किया गया कि ये है अब ह्यूमन थॉट की तीसरी और आखिरी डेवलपमेंट स्टेज, जिसको कॉम्टे ने नाम दिया कि ये पॉजिटिव स्टेज है। सो इस आइडिया ऑफ पॉजिटिव स्टेज, या जिसको पॉजिटिविज़म भी कहा जाता है, कॉम्टे की ये जो पॉजिटिविज़म की फ़िलॉसफी है, इस फ़िलॉसफी को कॉम्टे ने एडवोकेट किया कि जो जितने भी सोसाइटी में होने वाले जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर भी साइंटिफिक मेथड अप्लाई हो सकता है। आपने मैट्रिक में 9th क्लास की बुक में बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, या 8th क्लास में, या प्रीवियस किसी भी क्लास में आपने साइंटिफिक मेथड लाजमी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, जिसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थीसिस, लॉ के कुछ स्टेजेस होते हैं। सो ये सारी की सारी जो साइंटिफिक मेथड की बात है, ये बेसिकली कहाँ पर लग रही है? साइंटिफिक डिसिप्लिन में, फिज़िक्स में लग रही है, केमिस्ट्री में लग रही है, बायोलॉजी में लग रही है, मैथ में लग रही है, एस्ट्रोलॉजी में लग रही है। सो कॉम्टे ने इस पॉजिटिविज़म की आइडियोलॉजी को लेकर प्रूव किया कि देखें, सोसाइटी जो है ये भी एक अमलगमेशन है थॉट्स का, ह्यूमन थॉट्स का। तो इसको भी डिस्कवर होना है, इसको भी प्रूव या डिसप्रूव होना है थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। तो लिहाजा जो सोसाइटी की स्टडी है सोशियोलॉजी, वो एक साइंटिफिक मेथड से प्रूव या डिसप्रूव होनी ज़रूरी है। इस वजह से सोशियोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन होगा, और उस तरह सोशियोलॉजी को अगस्त कॉम्टे ने एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर अब दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। एंड दैट्स हाउ बेसिकली आज हम सोसाइटी को जब भी हम जज करते हैं, सोसाइटी के अंदर होने वाले जो भी काम हैं, उनको जब भी हम किसी भी साइंटिफिक मेथड पर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, जिससे हम रूल आउट कर देते हैं कि आए ये बात सही है या ये बात गलत है। ओपिनियन बेस्ड बात है, क्योंकि अब सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर इंसान रहते हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ को टेस्ट करना है, तो जिस तरह एक साइंटिफिक मेथड में होता है कि हमारे पास हाइपोथेसिस होती हैं, आया कोई चीज़ ठीक होगी या कोई चीज़ गलत होगी। तो इसी तरह सोसाइटी के अंदर भी अगर एक आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है, तो आइडियोलॉजी या तो वो सही होगी या तो वो गलत होगी। उसका तरीका क्या है, सही या गलत प्रूव करने का तरीका क्या है? साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बनाई जाए, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट को एनालाइज किया जाए, उस एनालिसिस की बेस पर थ्योरी डेवलप की जाए। उस थ्योरी को फिर दूसरे साइंटिस्ट जो हैं, जो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो फर्दर ऑब्जर्व करें, फर्दर उस थ्योरी की बेस पे ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हाइपोथेसिस बनाएं। उन हाइपोथेसिस को दोबारा से फिर मज़ीद एक्सपेरिमेंट उन पर किया जाए, उस एक्सपेरिमेंट की बेस पर नई थ्योरी डेवलप की जाए, उस न्यू थ्योरी को फिर फर्दर टेस्ट किया जाए, और इस तरह से हमारे पास फाइनली एक परफेक्ट आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करने लग पड़ेगी। और जब वो परफेक्ट आइडियोलॉजी हमारे पास बन जाएगी, तो कॉम्टे का ये मानना था कि जब वो परफेक्ट आइडियोलॉजी हमारे पास आ जाएगी उस साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए, तो दुनिया जो है वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाएगी, एंड देन वी विल फाइनली अचीव वर्ल्ड पीस
और जो सारी जो हमारे दरमियान आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएंगे और वर्ल्ड जो है वो एक सिंगल हारमोनिकल सोसाइटी डेवलप हो जाएगी कि जहाँ पर हर कोई जो है वो एक ही आइडियोलॉजी रखता होगा, हर कोई जो है वो एक ही सोच रखता होगा और हर कोई जो है वो एक हारमनी में रहता होगा और पूरी दुनिया में अमन होगा, कहीं पर भी जंग नहीं होगी, कहीं पर भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखता था अगस्ट कॉम्टे और उसका यही मानना था कि ये अचीव तभी हो सकता है कि अगर हम सोसाइटी के अंदर साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करने लगे, क्योंकि साइंटिफिक मेथड अगर अप्लाई होगा तो चीज़ गलत होगी या और सही होगी। जो फॉल्स आइडियोलॉजीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली डिसप्रूव होने लग पड़ेंगी और जब वो फॉल्स आइडियोलॉजीज डिसप्रूव होंगी, लेट सपोज आप देखें मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान की बात करें तो आए रोज़ कोई ना कोई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई होती है, तो वो नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे अगर हम जो है वो इन चीज़ों पर को फॉलो करें। अगर हम साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए, ठीक है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हुए प्रूव या डिसप्रूव कर दें कि ये बात गलत है, तो वो बात प्रूव होगी कि ये बात जी गलत है। अब उस बात से रिलेटेड उठ के कोई भी दूसरा इंडिविजुअल अगर कोई कंस्पिरेसी थ्योरी बनाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी कंस्पिरेसी थ्योरी वहीं पर गलत हो जाएगी कि यार ये चीज़ साइंटिफिक रीजनिंग के ज़रिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये चीज़ डिसअप्रूव हो चुकी है, जिसको तुम बेस बना रहे हो तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फजूल बात कर रहे हो, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। तो इस तरह क्या होगा, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, ऑब्वियसली शायद सदी लग जाए, 2 सदियां लग जाए, लेकिन दुनिया जो है वो एक हारमोनिकल स्ट्रक्चर की तरफ हमें जाती हुई नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो अगस्त कॉम्टे की ये जो पॉजिटिविज़म की सोच थी ये एक बेस करती है बेसिकली साइंटिफिक लॉजिक और रीजनिंग की वजह से। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी अगस्त कॉम्टे की आइडियोलॉजी, अगस्त कॉम्टे की थिंकिंग, इसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी क्यों कहा जाता है, सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन क्यों है, पॉजिटिविज़म की थ्योरी क्या है, पॉजिटिविज़म का इम्पैक्ट क्या हो सकता है सोसाइटी के ऊपर, आने वाले नस्लों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन ज़हन में आया है, कोई आपका कोई चीज़ है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका सही तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर आपको दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।